की बार 400 पार, अब की बार 2024 में जब चुनावी नतीजे आए लोकसभा के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे और चेहरे पर जो हाव भाव था वो पूरी कहानी बता रहा था। जहां लग रहा था कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है, आज हालत ये है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बड़ा एक दल रातों रात बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। मैंने कहा कि हमारे जो केंद्र है, हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहां हम काम नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे 9 सांसदों में से 6 सांसद अगर स्पीकर को लिख रहे हैं कि हमारा हो गया है, और संजय रावत आके अगर केवल गाली दे रहे हैं, इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आपके लोग, आपकी पार्टी, आपके सांसद, आपके नेता और आपके सिंबल पर जीत कराने के बाद आखिर वो जा क्यों रहे हैं? कौन जाता है? नहीं, डोंट कट। और जब भी इस तरह की टूट फूट की खबर आती है, उसमें एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, वो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह राजनीति में शतरंज की वो बिसात बिसाते हैं और वो चाल चलते हैं कि सामने से हर विरोधी पस्त हो जाता है। टीएमसी टूट गई, डीएमके खत्म, इंडी से बाहर, 6 सांसद शिवसेना के जा रहे हैं। अमित शाह ने बंगाल में कहा था, मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। अमित शाह अगर ये चाह रहे हैं कि इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार को और मजबूती मिले, इसमें क्या बुराई है? आपसे आपका घर नहीं संभल रहा है, आप कमजोर हैं, आप में लीडरशिप की क्षमता नहीं है, आप किसी लायक नहीं है, और यही कारण है कि आपको आपके ही लोग धोखा दे रहे हैं और आपके लोग आपसे ये कह रहे हैं कि ना ना जी, हम उधर ही जा रहे हैं। भारत की राजनीति में 4 साल के अंदर 2 बार पार्टी तोड़वाने का रिकॉर्ड माननीय उद्धव ठाकरे बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे के चाहने वाले, इनके चाणक्य संजय राउत चाणक्य का यह मानना है कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर महाराष्ट्र की जनता एकदम ताबड़तोड़ वोट डालती है। इतना वोट डालती है कि हाल यह है 4 साल में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 4 साल में उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट रही है। पहली बार पिता की जो विरासत थी वो गवा बैठे, अब जो बचा कुचा है वो भी जा रहा है। हालत यह है कि उद्धव ठाकरे को डिफेंड करने आए संजय राउत सरेआम गाली दे रहे हैं। कौन जाता है? नहीं, डोंट कट, कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग हैं। आजकल की राजनीति में, मौजूदा दौर में पॉलिटिक्स के चाहने वाले लोगों को, जिनको राजनीति में मसाला चाहिए, उनको भर भर के मसाला मिल रहा है। कुल मिला के मौजूदा राजनीति को देख के मौज खूब आ रही है, और जब भी इस तरह की टूट फूट की खबर आती है, उसमें एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, वो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह। इनके चाहने वाले भी और इनके विरोधी भी, विरोधियों का यह मानना है कि अमित शाह लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करते हैं, अमित शाह संविधान की मर्यादा को तार-तार करते हैं, अमित शाह संविधान को जो है एकदम से मान नहीं रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा, इनके चाहने वाले ये जानते हैं और बतलाते हैं कि अमित शाह राजनीतिक तौर पर इतने जगे हुए हैं, इतने सबल हैं, इतनी जानकारी रखते हैं और इतनी मजबूती से अपना कदम रखते हैं कि सामने वाला अपने आप घुटनों पर आ जाता है। अमित शाह राजनीति में शतरंज की वो बिसात बिसाते हैं और वो चाल चलते हैं कि सामने से हर विरोधी पस्त हो जाता है। चाहने वालों के तर्क अलग हैं, विरोधियों के तर्क अलग हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी टूटती है, वो पॉलिटिकल पार्टी सीधे सीधे अमित शाह के नाम पर जो है निशाना साधती है। हमने ममता बनर्जी की पार्टी देखा, जो ममता बनर्जी हैं और उनके जो चाहने वाले हैं, वो यही कह रहे थे कि अमित शाह का किया धरा है ये सारा का सारा। अब जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं इसके पीछे भी अमित शाह का दिमाग है। अब सवाल ये है, जो हमने अपने पहले भी वीडियोस में कहा है
अमित शाह भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं या नहीं हैं, ये जिसको डिबेट करना है करे, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय संविधान में, लोकतंत्र ने, संविधान ने जो भी रास्ते दिए हैं, उन तमाम रास्तों का लीगली कैसे उपयोग करना है, यह अमित शाह से बेहतर शायद कोई जानता नहीं। अमित शाह की पार्टी यानी बीजेपी जब 2024 में 240 पर अटकी, लोगों ने अमित शाह से सवाल पूछे, हां भाई चाणक्य है ना आप? 400 पार का नारा। अब की बार 400 पार, अब की बार, और अटक गए 240 पर। यह बीजेपी के चाहने वाले भी पूछ रहे थे अपने मन में, और जो विरोधी थे वो तो आगे बढ़कर पूछ ही रहे थे। लेकिन 2024 से 2026 में आज हम खड़े हैं। आज राजनीति किस जगह है, वो उसकी यात्रा कहां से कहां तक थी, वो सुन लीजिए। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे ये वाला दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 में जब चुनावी नतीजे आए लोकसभा के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे और चेहरे पर जो हाव भाव था, वो पूरी कहानी बता रहा था। लोग ये पूछ रहे थे कि कहां है अमित शाह का मैनेजमेंट, कहां है वो बीजेपी की मशीनरी। और एक ये दिन था जहां लग रहा था कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। आज हालत ये है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बड़ा एक दल रातों रात बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। वो दल जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं, कोई जानता नहीं है, लेकिन टीएमसी के चुनाव हारने के बाद टीएमसी का एक धड़ा जो सांसदों का है, 28 सांसदों में से 20 सांसद अलग एक गुट पूरा एक पार्टी में शामिल हो जाता है और कहता है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। मैंने कहा कि हमारे जो केंद्र है, हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहां हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये भी बताया बांग्ला में, शायद आपको समझ में नहीं आया। भारतीय राजनीति में आपने ऐसा कब देखा था? जो लोग 240 वाली बीजेपी का मजाक उड़ा रहे थे कि ये वाली बीजेपी तो कमजोर है, नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की सरकार कभी चलाई नहीं, बैसाखी वाली सरकार से कभी भी नीतीश या चंद्रबाबू नायडू कभी भी सपोर्ट खींच लेंगे, उस बीजेपी का जनमत कह लीजिए, माफ करिए, संसद में संख्या बल बढ़ता जा रहा है, एनडीए मजबूत होता जा रहा है। कहां तो उम्मीद थी नीतीश कुमार के जाने की, आखिर ये कहानी हो कैसे रही है? क्या इसके लिए केवल और केवल अमित शाह जिम्मेदार है? क्या ये अमित शाह के पास कोई जादुई घड़ी है, या फिर अमित शाह के पास कोई जादुई छड़ी है जिससे वो सब शकालका बूम बूम करते हैं और सब ओके हो जाता है? आखिर क्या जिन पार्टियों में टूट-फूट हो रही है, अब जैसे 9 सांसदों में से 6 सांसद अगर स्पीकर को लिख रहे हैं कि हमारा हो गया है, और संजय रावत आके अगर केवल गाली दे रहे हैं, इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आपके लोग, आपकी पार्टी, आपके सांसद, आपके नेता और आपके सिंबल पर जीत कराने के बाद आखिर वो जा क्यों रहे हैं? बहुत कन्वीनियंट है ये बोल देना कि अरे पैसे में बिक गए, अरे बीजेपी पैसा दे के खरीद रही है। पैसा कोई आपके पास तो कम होगा नहीं, कोई कम पैसा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होता है। बात अगर केवल पैसे की है तो पैसा तो सबके पास है। ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने गिरेबान में झांकने को तैयार क्यों नहीं? क्या आपका नेतृत्व तो सबको एक साथ लेकर चल सकने के काबिल है? क्या आपका नेतृत्व इतना धीर गंभीर है कि आपके नेतृत्व पर आपके सांसद या विधायक ये भरोसा करें कि ये 5 साल यानी मौजूदा कार्यकाल पूरा करके वो अगली बार फिर से आपकी पार्टी या चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में जाएं? आखिर ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी के खिलाफ आपके लोग हो रहे हैं, कोई दूसरा नहीं हो रहा है? कुछ तो आप अपने घर में ऐसा गलत कर रहे हैं कि आपका बच्चा पड़ोसी के यहां जा रहा है। कुछ तो आप ऐसा गलत कर रहे हैं कि आपके घर की अंदरूनी राज जो आपके परिवार में होना चाहिए,
आपके पड़ोसी को, आपके घर वाले, आपके सगे संबंधी, आपका बच्चा जाके बता के आता है घर के मुखिया में दोष है, ये कब मानोगे? पार्टी के नेता में दम नहीं है, कब मानोगे? उद्धव ठाकरे किसी लायक नेता नहीं है, कब मानोगे? बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व था, उद्धव ठाकरे का कौन सा नेतृत्व है भाई, जिसकी बात कर रहे हैं ये कि अरे एकदम क्रांति हो जाएगी? ये भी महान क्रांतिकारी हैं, गाली दे रहे थे। पत्रकार ने पूछा कि संसदीय मर्यादा है, क्यों दी गाली? कह रहे मैंने संसद में थोड़ी दी, और स्लैंग है, स्लैंग, महाराष्ट्र में लोग स्लैंग में ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो खुद संपादक हूं सामना का। अब आप ये समझ लो कि ये आदमी क्या संपादक रहे होंगे, क्या भाषाई इनका ज्ञान है, और क्या इनकी मेंटेलिटी है, क्या मानसिक स्तर है। अपना घर जब नहीं संभल रहा है आपसे, अरे भाई हमारे यहां एक कहावत है बिहार में, अपना घर टूटा गंवार लूटा। जब मुखिया कमजोर होता है और घर टूटता है तो पड़ोसी केवल मौज लेते हैं। आप इसका जो है ठीकरा पड़ोसी के ऊपर कब तक फोड़ते रहोगे? ममता बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल, उनके भतीजे का डायमंड हार्बर मॉडल, चौक चौराहों पे नंगे पांव घूम रहा है, कभी उठक बैठक कर रहा है, कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी माफी मांग रहा है। और यही था जो कह रहा था कि अरे सीआरपीएफ वालों को देख लूंगा, मैं पुष्पा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। और आज गली 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 ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को लोग कहते हैं कि दादा मजा नहीं आ रहा है। क्यों? आज घुमवाया तो है पैदल, सबको हाथ भी जोड़ रहा था। नहीं दादा मजा नहीं आया दादा। तो दादा फिर बोल रहे हैं कि अगले दिन सुनो इसको पब्लिकली उठक बैठक कराओ। जहांगीर की बात कर रहा हूं, फाल्टा का पुष्पा। पुलिस रोज नए सिस्टम के साथ कभी पैदल घुमा रही है, कभी उसका चप्पल भी उतरवा दे रही है, कभी कह रही कि सुन जरा कान पकड़, कभी कह रही हाथ जोड़। बस जय श्री राम का नारा नहीं लगवाया है अभी तक। शुभेंदु अधिकारी ये कर सकते हैं, हाँ उससे उठक बैठक बराबर करवा दिया। ये था मॉडल। जब राजनीतिक तंत्र में जब पूरे राज्य का मॉडल अगर कोई जहांगीर खान है जिसके ऊपर किसी नेता चीफ मिनिस्टर के भतीजे का हाथ है, और वही एक मॉडल है, वही सिंबल है, समझ लो वो राज्य कैसे चल रहा होगा। बहुत बोलने बताने की जरूरत नहीं है बंगाल के बारे में। अब जब वहां के सांसदों को लग रहा है जहां हर जगह जो जहां जा रहा है वहीं अंडा फेंका जा रहा है, जो जहां जा रहा है वहां अंडा खा रहा है, छोटा नेता है तो भी खा रहा है, बड़ा नेता है तो भी खा रहा है। ममता के घर के बाहर खड़े थे कुणाल घोष। कुणाल घोष ममता के घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, उन पर अंडा फेंका। अब क्या करोगे? अंडा फेंकने के लिए पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी क्या? क्या देश की जनता ये जान रही है, ये मैसेज जा रहा है कि नहीं कि लोग अंडा फेंक क्यों रहे हैं भाई? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों के हाथ में अंडा दे दिया? नहीं, ये लोगों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन कह लीजिए या अंतरात्मा कह रही कि नहीं अपने को अंडा फेंकना है, और चुने जा रहे हैं टीएमसी के नेता। अब इसमें कोई कहे कि अमित शाह का दोष है, क्या करेंगे अमित शाह? आपके पास कानून था, प्रशासन था, आप क्या कर रहे थे? आपने उसका दुरुपयोग किया। आप जजों को बंदी बनवा रहे थे मालदा में, और आपकी पुलिस सोई बैठी रहती थी। संदेश खाली में मां बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हो गया और आपकी पुलिस सोई रही। आप कोर्ट दर कोर्ट जाते रहे कि नहीं शेख शाहजहां का मामला जो है सीबीआई नहीं देखना चाहिए। देश की सेंट्रल एजेंसीज को आप बंगाल में जाने से रोक रहे थे। ये क्या देश नहीं देख रहा था? अरे आपके लोग अगर आपसे कुछ कहना चाह रहे होंगे तो ऐसा सिस्टम था कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। वो लोग कह रहे हैं, रिजू दत्ता जैसे लोग हों जो टीएमसी के सांसद हैं। टीएमसी के एक सांसद ने तो यहां तक कह दिया एक चैनल को बाइट देते हुए कि ममता बनर्जी से पूछो वो किससे डरती है, ममता बनर्जी को किससे डर लगता है, ममता बनर्जी कैसे कहीं गिर जाती है, कहीं चोट लग जाता है, जाके पूछो। पत्रकार ने पूछा अरे क्या बोल रहे हैं आप? तो बोला मुझसे क्या पूछता है, जाके पूछो ममता बनर्जी से। अब इसका दोष कोई अमित शाह पर देगा, कैसे देगा? अमित शाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जवाबदेह हैं, अमित शाह अपनी सरकार के लिए जवाबदेह हैं, अमित शाह इस बात के लिए जवाबदेह हैं
कि उनकी सरकार, उनका प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, और किसी भी पार्टी का वफादार कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए यही सोचेगा। अमित शाह अगर ये चाह रहे हैं कि इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार को और मजबूती मिले, इसमें क्या बुराई है? आपसे आपका घर नहीं संभल रहा है, आप कमजोर हैं, आप में लीडरशिप की क्षमता नहीं है, आप किसी लायक नहीं हैं, और यही कारण है कि आपको आपके ही लोग धोखा दे रहे हैं, और आपके लोग आपसे ये कह रहे हैं कि ना ना जी हम उधर ही जा रहे हैं। लोग क्या थंब बना रहे हैं? बीजेपी ने ऐसे तोड़ी ममता की पार्टी, मोदी शाह ने कैसे लूटी ममता की पार्टी, ये संपादक रहे हैं चैनलों में। ये पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, इन संपादक रहते जीवन में इनसे आज तक टीम नहीं बनी, टीम नहीं बनी, और ये दूसरे को बता रहे हैं कि कोई किसी की पार्टी तोड़ ले रहा। आप भी थे संपादक, काहे नहीं तोड़ लिया अच्छे लोगों को? आपके नाम से कोई जाता भी नहीं था आपके बुलाने पर। खुद लाखों की सैलरी चापेंगे या दूसरे को देंगे वो क्या टीन का लोटा, नहीं लेते थे लोग। आज भी वही कहानी है, मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। बंगाल चुनाव का रिजल्ट को ममता ने कोर्ट में दी चुनौती। ममता दीदी, अब इनको पता ही नहीं है। ममता दीदी जब पिछली बार हारी थी तो वो भी कोर्ट में चुनौती दी थी, केस चल रहा है। टीएमसी के बागियों ने खरीदी रेडीमेड पार्टी। महाराष्ट्र में फेल हुआ ऑपरेशन गीदड़, मोदी शाह को मिली बड़ी हार। महाराष्ट्र में नहीं चला मोदी शाह का खेल, उद्धव के ऑपरेशन टाइगर ने निकाल दी हवा। ये हाल है। ये सब कह रहे हैं कि हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, एकदम जुनूनी। आप ये बताओ, सिंपल कहानी जो मैं पूछ रहा हूं, शिवसेना 4 साल पहले टूटी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी लेके चले गए एकनाथ शिंदे। छोटी पार्टी थी, कम लोगों की पार्टी थी, जो ही था उद्धव ठाकरे के पास, उतने में ही नेतृत्व क्षमता दिखा देते, उन पर ही अपना कम से कम प्रभाव डाल देते। आज अगर वो लोग भी आपको छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आप किस लायक हैं, आप कितने बड़े लीडर हैं। 240 पर जब बीजेपी रुकी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, और मेरा यह मानना है कि ये 240 वाली बीजेपी सबसे खतरनाक है। आपको यह देखकर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखिए, बहुत सीधा है, इसमें पत्रकारिता हो, आपको जो शामिल करना हो कर लीजिए। आपके पास विचारधारा है, आप अच्छे विचार हैं आपके, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, आप देश में बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या यह केवल विचारधारा से होगा, विचार से होगा? नहीं होगा। इसके लिए चाहिए सत्ता, पावर। और महाभारत में भी यह कहा गया है कि शाम दाम दंड भेद, सत्ता जैसे मिले, आप में ताकत हो तो लीजिए। राजनीति का यही चरित्र है, राजनीति में यही होता है। इसमें नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता मेरे भाई। जो लोग देख रहे हैं, या तो वो इस बात से आगे जा रहे हैं कि हम लोग कलयुग में जी ही नहीं रहे। बीजेपी जो चाहती है, आरएसएस जो चाहता है, जो उनके कोर इश्यूज हैं, वो तभी हो सकते हैं जब उनके पास सत्ता होगी, जब उनके पास पावर होगा। वो पावर जनता दे रही है, बहुत अच्छा है। जनता ने आपको थोड़ा दूर कर दिया है, तो जो दूसरे लोग आपके साथ आना चाहते हैं, तो किसी को क्या दिक्कत होगी मेरे दोस्त? 240 पर जब बीजेपी अटकी तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। द जर्नी फ्रॉम 400 पार टू नीतीश और चंद्रबाबू, प्लीज ना यार। ये महान क्रांतिकारी स्वरा भास्कर हैं, एक जमाने में बहुत ट्विटर पर एक्टिव होती थी, आजकल खेल खत्म है, न बॉलीवुड में है न ट्विटर पर है। उसको लोग आज ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी 240 जीतकर केवल 32 शॉट थी अपने मेजॉरिटी से, जिसमें टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 एमपीज और अदर एनडीए अलायंस सबको मिला करके जो है मेजॉरिटी मार्क से करीब 10-12 ऊपर हुआ करती थी। आज जो 20 अतिरिक्त एक नया दल ही रातों रात, लोगों को बड़ा आश्चर्य, और रे अमित शाह कैसा आदमी है, रातों रात एक दल बना दिया। कोर्ट जाओ ना, सर्वोच्च न्यायालय जाओ, हाई कोर्ट जाओ, देश की संसद है, स्पीकर के पास जाओ, रद्द कराओ।
तुम्हारी औकात नहीं है, नहीं करा सकते, लीगली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, किसी भी चीज को कानूनी अमली जामा होना चाहिए। कोई चीज कितनी पुख्ता है, 370 पे लोग कूदते रह गए। वो जो तवा जैसे एकदम आग पे चढ़ा हो, कुछ लोग वो मकई का लावा रख दीजिए तो कैसे लावा छटपटाता है। कुछ लोग जब अमित शाह बोल रहे थे उसी समय कूद रहे। अरे कैसे हो सकता है, बहुत भारी भारी वकील भी थे, कूदते रह गए। जाइए ना भाई सुप्रीम कोर्ट, वो जो एक नई पार्टी खड़ी हो गई है रातों रात, रोक लीजिए उसको। आज एनडीए का नंबर चला गया है 312। और इसमें जबरदस्त बात जानते हैं क्या है? जबरदस्त बात यह है कि नीतीश कुमार और टीडीपी, जो एक सपना है लोगों का, वो अगर कल को चले भी जाएं, 20 सांसद हमेशा मौजूद हैं। बीजेपी का आंकड़ा ऑलरेडी ऊपर है। आपको क्या यह समझ में आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है? अभी अमित शाह ने बताने की कोशिश की थी जब अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे। दिक्कत यह है कि ये लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जाल में हर बार फंसते हैं। सरकार को परिसीमन के लिए चाहिए 2/3। सरकार ने इनसे कहा कि तुम्हारा नाम पोस्टर पर, अखबारों में, सब जगह इश्तेहारों में तुम्हारा ही नाम छपवाएंगे कि तुम लोगों की वजह से हुआ। विपक्ष ने कहा कि नहीं होने देंगे। कैसे करा लोगे? महिलाओं के अधिकारों से खेल रहे हो। यह पूरी ड्रामेबाजी चली। अब जब बीजेपी के पास, डीएम को तो खुद उठा करके दे दिया राहुल गांधी ने, डीएमके इंडी गठबंधन से बाहर है। डीएमके ने स्पीकर को लिख दिया है, उनके भी 22 सांसद हैं, उन्होंने लिख दिया कि भाई साहब हमारे बैठने की व्यवस्था जरा अलग कराइए, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। अगर आप कहानी जोड़े, जो मौजूदा एनडीए की संख्या है वो 292 है, नई वाली पार्टी जो 20 है वो भी जोड़िए। ये शिवसेना वाले कहां जाएंगे जो 6 हैं? एक नाथ शिंदे से मिलेंगे या पता नहीं, रातों रात कोई नई पार्टी खड़ी हो जाए तो भाई नहीं पता। और ये रही डीएमके, ये नंबर कहां तक जाता है ये आप जोड़ लो। 292 22 यानी मामला हो गया 210 220 और इसके अलावा 20 240 246 362 नंबर चाहिए। अब क्या रोज आते हैं लोग संसद? कुछ संसद बीमार भी तो होते हैं, कुछ का पेट भी खराब होता है, कुछ के गैस बन जाता है, तरह तरह की बातें हैं भाई। लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, लेकिन क्या ये सब लोग आ जाएंगे जिस दिन परिसीमन पर चर्चा होगी या बिल पास होना होगा? कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, कांग्रेसी ही के कुछ एब्सेंट हो जाएंगे। लीजिए बोल देता हूं, समाजवादी पार्टी के हो सकता है कुछ एब्सेंट हो जाएंगे। ओपी राजभर ने कहा कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है। परिसीमन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का वो जो चेहरा 2024 में था वो बहुत सीरियस लिया कुछ लोगों ने, उनमें से अमित शाह है, कि चलिए मैं दिखाता हूं, मैं बताता हूं कि ये वाली बीजेपी ज्यादा खतरनाक है जो 240 वाली है। जो 272 प्लस थी या 300 प्लस थी वो तो सुकून में थी, ये वाली आपके नाक में दम कर सकती है। दूसरा, आपने देश को कौन सा ऑप्शन दे दिया है? कोई राज्य होगा आपके पास, अपने नेतृत्व क्षमता दिखा दी होगी, कौन सा राज्य है ऐसा कि देश के लोगों को लगे कि नहीं, देश में एक ऐसा विपक्ष है जो नरेंद्र मोदी का ऑप्शन दे सकता है देश को। अलग अलग राज्यों में सरकार है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, अभी आप केरल में भी चुन के आए हैं। अब दीजिए ना देश को मॉडल। अगर देश में गुजरात मॉडल बिक सकता है, अगर देश में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बिक सकता है, कांग्रेस का मॉडल कौन सा है? क्या मॉडल है कांग्रेस का या इंडी गठबंधन का? वो आप देश को क्यों नहीं बता रहे हैं? और सुबह शाम आप कहेंगे कि अमित शाह ने कर दिया, अमित शाह ने कर दिया। कहानी ये जा रही है दोस्त। 400 पार बोला था, नारा था, 240 पर अटके थे। ये यात्रा आपको 400 के तक जाती दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है?
और ये जो नंबर है 234 का, ये तो अब 184 तक आ गया है। टीएमसी टूट गई, डीएमके खत्म, इंडी से बाहर, 6 सांसद शिवसेना के जा रहे हैं। अमित शाह ने बंगाल में कहा था, ममता बनर्जी ने पूछा, हमने कई बार सुनवाया भी आपको, ममता बनर्जी ने पूछा कौन है अमित शाह, अमित शाह ने बताया था। तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। कुल मिलाकर कहानी यह है दोस्त कि मौजूदा राजनीति में यह मजा अभी और आने वाला है। अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आ रहे हैं और मॉनसून सत्र एक बार शुरू होने दीजिए। राजनीति के ये जितने बड़े बड़े चाणक्य हैं, सब आपको इसी राजनीतिक बिसात पर एक साथ धाराशायी दिखाई देंगे और उनके पास बोलने को कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि लोकतंत्र बर्बाद हो गया, लोकतंत्र तबाह हो गया, मोदी शाह हिटलर है, मोदी शाह देश के लोकतंत्र ताने बाने को या लोकतांत्रिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच यह है कि जनता ने उनको नकार दिया है। जो उनके अपने लोग हैं, अपने विधायक हैं, अपने सांसद हैं, अपने नेता हैं, उन्होंने उनको नकार दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व के सामने, बीजेपी के सामने उनका राजनीतिक वजूद अब एक तरह से खतरे में, क्योंकि अपने ही लोग उनसे ये पूछने लगे हैं कि बताओ कितने बड़े नेता हो। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।